नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और आगे देखिए ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। अब यदि छत्तीसगढ़ में आपने समय पर बिजली का बिल जमा नहीं किया है और लंबे समय तक 6 से 8 महीने हो गए हैं, ऐसे में बिजली विभाग आगे की कार्यवाही करेगा आपके घर की बिजली काटकर। लेकिन सबसे बड़ी सुविधा भी दे दी है कि अब बिजली कटने के बाद आपको बिजली दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि रजिस्टर मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देनी पड़ेगी। और मिस्ड कॉल देने के साथ ही आपके घर में बिजली विभाग की टीम पहुंचकर आपके घर की उस बिजली को जोड़ देगी। लेकिन इसके लिए आपको सेवा शुल्क 110 रुपए चुकाना होगा। तो एक बड़ी सुविधा बिजली विभाग की तरफ से दी गई है कि यहाँ पर अब आपको बिजली विभाग के दफ्तर या अफसरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि अपने मोबाइल से सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है ताकि आपके घर की कटी हुई बिजली जुड़ सके। इंदौर में इन दिनों सब्जियों के दाम थोड़े बढ़े हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं? इस वक्त हम इंदौर की एक सब्जी मंडी में मौजूद हैं और भैया से पूछेंगे कि आलू और प्याज के दाम इन दिनों क्या भाव चल रहे हैं। भैया, आलू और प्याज के क्या दाम है अभी? मैडम, आलू अभी 15 रुपए से लेके 20 रुपए तक बिक रहा है। क्वालिटी के ऊपर है। छोटा आलू 10 रुपए है, बड़ा आलू 20 रुपए 15 रुपए। प्याज है, प्याज बिक रही है अभी 20 रुपए से लेके 40 रुपए तक। जैसा माल लोगे, जैसा क्वालिटी है वैसा पैसा है। थोड़ा सामान्य दिनों की अगर हम बात करें तो इतना ही महंगा रहता है या थोड़ा सा कम? नहीं, कम रहता है मैडम। आलू प्याज में कम रहता है। और अभी तो मतलब साल 1.5 साल से ये भाव चल रहा है मैडम, आलू और प्याज का। प्याज थोड़े अभी बीच में सस्ती हुई थी, लेकिन अभी वापस भाव चढ़ गए प्याज के। आवक कम है मंडी में प्याज की, तो अभी भाव ज्यादा है। भैया का यही कहना है कि अभी आवक कम होने की वजह से जो प्याज के दाम है वो बढ़े हुए हैं। अच्छी क्वालिटी का जो प्याज है वो करीब 40 रुपए किलो के करीब यहाँ पर बिक रहा है। इसके अलावा हम सब्जियों के भाव भी पूछेंगे कि सब्जियों के भाव क्या चल रहे हैं। काफी सब्जियां दिख तो रही है, मटर है और मेथी भी है, भिंडी भी है, बाइसे गिलकी भी है। भैया, आप सब्जी लेने आए हैं? हाँ, जी। अभी सस्ती है महंगी, क्या लग रहा है आपको? सब्जी सस्ती है अभी। सस्ती लग रही है आपको? सस्ती लग रही है। 50 रुपए है। हाँ, सही है, अच्छी है। भाव सब सस्ते हैं यहाँ पे सब्जी के। सस्ते लग रहे हैं? सस्ते लग रहे हैं। भैया लेने आए हैं लेकिन उनको लग रहा है कि अभी भाव सस्ते हैं। जी, आप बताइए, सब्जी बेच रही है आप। भिंडी क्या किलो है अभी? भिंडी 50 रुपए किलो है। 50 रुपए। और मटर? मटर 30 रुपए किलो। मेथी 20 रुपए किलो। टमाटर है, टमाटर भी 20 से 15 रुपए किलो। ककड़ी 30 रुपए किलो। ग्राहक का कहना है कि अभी गिराकी अच्छी हो रही है। हाँ, क्या वजह है कि अभी थोड़ी सब्जी अभी हम देख रहे हैं? जरा गर्मी की वजह से ऐसा, मतलब थोड़ा तेज भाव हो जाता है। मौसम की वजह से कम ज्यादा भाव होते रहता है। मौसम में उतार चढ़ाव का असर भी सब्जियों पर देखने को मिलता है। हरी मिर्च भी है यहाँ पर। भैया से पूछेंगे कि हरी मिर्च की क्या भाव है। भैया, हरी मिर्च क्या भाव है अभी? मैडम 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो है। क्या वजह है? आ नहीं रही, आवक कम है अभी मिर्ची की। हाँ, तो जैसा भी हमें यहाँ पर भैया ने बताया कि मिर्ची जो है वो करीब 100 रुपए किलो यहाँ पर बिक रही है। हरा धनिया है वो 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा है और अन्य सब्जियों के भी यहाँ पर दाम बताए हैं। बहरहाल कह सकते हैं कि मौसम के उतार चढ़ाव और सब्जियाँ जो कम आ रही है उस वजह से कुछ सब्जियों के दाम यहाँ पर बहुत ज्यादा है और कुछ सब्जियों के जो दाम है वो सामान्य है। बहरहाल जो सब्जी विक्रेता है उनका यही कहना है कि मौसम जब सामान्य होगा तब जाकर सब्जी के भाव में यहाँ पर दाम भी कम होंगे और जो सब्जी की जो आवक है वो भी बढ़ जाएगी। तब से लेकर आज तक महासमुंद जिले वासियों की बहुत प्रतीक्षित जो मांग है वो है बाईपास, क्योंकि महासमुंद जिला जो है वो NH 353 पर वही बसा हुआ है, जिससे जो भारी वाहन है वो यहाँ पे आना जाना करते हैं। तमाम जो ट्रैफिक जो लोड आता है वो ट्रैफिक लोड बढ़ जाता है, जिसके कारण आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं और लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इस मांग को लेकर यहाँ की जनता लगातार एक बाईपास की मांग कर रही है। सर, अगर बात किया जाए 2000 से 2003 तक तो कांग्रेस की सरकार रही, 2003 से लेकर 2018 तक बीजेपी की सरकार रही, या 2018 से लेकर अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन ये जनता के जो यहाँ की जनता है मात्र उनकी एक मांग है कि अगर बाईपास अगर बन जाता तो यहाँ पे जो है इस सड़क का जो लोड है वो कम होता और दुर्घटनाएं कम होती तो यहाँ के लोगों को राहत मिलती। बाईपास यहाँ शहर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बाईपास न होने से जो है कि शहर में आवागमन की स्थिति जो है बढ़ते जा रही है। और इससे जो है अभी एक हफ्ते पहले
यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर पे जो है कि अभी 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं, जो बहुत ही दर्दनाक एवं हृदय विदारक घटना हुई है। और जो है कि बाईपास होने से शहर में जो है कि अनवरत हमेशा जो है कभी न कभी ऐसा होते रहता है बीच बीच में कि जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटती है, और जो है कि शहर के लिए, हम सब के लिए बहुत ही दुखद विषय बना रहता है। और बाईपास के होने से शहर की जो मेन जो रास्ता है वहाँ थोड़ा सा यहाँ अपने को राहत मिलती और पब्लिक सुरक्षित महसूस होती। कितने साल पुरानी मांग है ये? अभी तो लगभग मैं समझ रहा हूँ कि बहुत लंबी पुरानी मांग है ये, और अभी तक ये पूरी नहीं हो पाई। इससे पहले ओवरब्रिज का मांग था जो अभी अधूरे में लटका हुआ है, उसका भी जो है कि पूर्ण नहीं हो पाया, जो कि पूर्ण होना चाहिए, आवश्यक है। और लोग हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे? बाईपास शहर के लिए बहुत जरूरी है। मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ, ट्रांसपोर्टर के लिए जितनी दिक्कत बाईपास जरूरी है उसके लिए कोई किसी को होती, क्योंकि एक ट्रांसपोर्टर जब आज भी जो धान का जो मामला चल रहा है, जो धान उठ रहा है, उठाव हो रहा है, हमें इतनी दिक्कत होती है धान उठाने में कि जगह जगह पुलिस वाले खड़े रहते हैं, शहर के बाहर में गाड़ियों को रोक देते हैं परिवहन के लिए, नहीं शहर के अंदर बहुत भीड़ है, जाना नहीं है, और काफी दिक्कत सामना हमको करना पड़ता है। मैंने देखा कि यहाँ के लोगों को स्पष्ट तौर पे कहना है कि बाईपास जो है बहुत ही आवश्यक इनकी जो मांग है, जो मांग वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। और सरकारें जो हैं आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन इनकी मांगों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। एलआईसी वाले पूरे जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वो जगह जगह एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के एलआईसी के प्रमुख से बात करते हैं। सर, आज किन मुद्दों को लेकर जो है आप यहाँ जगह जगह नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं? आप हम लोग जो है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय यूनियन के सदस्य हैं, और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जो सदस्य जो है, इसकी हमारी एक क्षेत्रीय शाखा है सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन, और उसकी उप शाखा है रायपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज यूनियन। और जैसे कि हम सबको पता है कि वर्तमान सरकार जो है एलआईसी का आईपीओ लाने जा रही है, और ये एलआईसी का आईपीओ जो है हम समझते हैं कि ये जो घाटे में चल रही जो संस्था रहती है उसके लिए एलआईसी का आईपीओ लाया। भारतीय जीवन बीमा निगम जो है 1956 में 5 करोड़ से शुरू हुई थी, 5 करोड़ सरकारी पूंजी लगी थी, और आज इसकी 38 लाख करोड़ की परिसंपत्तियां है। और ऐसे उद्योग को आप किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किन लोगों आप इस भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ को आज 5%, 10% बेचेंगे, कल के दिन 15%, 20%, 25%। और भारतीय जीवन बीमा निगम को जो है हम चाहते हैं कि जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सरकार का 25% लोन जो भारतीय जीवन बीमा निगम से लिया हुआ है, तो ऐसे जो अर्थव्यवस्था को बजट बनाने में जो चल रहा है, बजट में उसकी हिस्सेदारी है और ये चल रहा है, तो ऐसे ही वित्तीय संस्थान को, मजबूत वित्तीय संस्थान को बेचने के पीछे कोई कारण नहीं है कि इसको बेचा जाए, इसको आईपीओ निकाला जाए। सर, आप बताएं, निजीकरण करने से लोगों को किस प्रकार से नुकसान हो गया, कैसे हो रहा है? सर, निश्चित है निजीकरण की अगर बात करें हम, तो निजीकरण होने से जो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट होते हैं, मतलब पब्लिक के हाथ में कुछ भी नहीं आता। आप भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, बोलना चाहिए। ये वही चीज़ है जो हम आईपीओ को लेकर आप लोगों के बीच, हम हर पब्लिक के बीच, यहाँ तक कि हम अभी अपने जगह जगह पे एक मतलब कहना चाहिए कि झुग्गी झुपड़ी में रहने वाले इंसान तक हम पहुँच रहे हैं। एक ऑटो वाले तक से हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। ये कहें कि हम छोटे छोटे जो बिजनेस करते हैं उनसे हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि एलआईसी का भरोसा उनका एलआईसी पे इसलिए है क्योंकि वही उनको बुरे वक्तों पे साथ देता है, कहना चाहिए। अगर आईपीओ आएगा तो निश्चित है उसके जो बेनिफिट्स होते हैं, जो बोनस के रेट होते हैं, वो निश्चित है बहुत नीचे आ जाएंगे, और जो फायदा उनको वास्तव में होना चाहिए ऐसा नहीं होगा। सेम चीज निजीकरण से संबंधित भी है सर। क्या चाह रहे हैं सर अभी आप? हम ये चाह रहे हैं सर कि आईपीओ एलआईसी में ना आए, क्योंकि उसकी आवश्यकता कहीं पे भी नहीं दिख रही है, क्योंकि वो निश्चित है हमारे साथियों, हमारे जो छोटे छोटे बीमा धारकों का है, वो उनके हित में नहीं है सर। ये हल्ला बोलना चाहते हैं कि ये ना आए। थैंक यू सर। तो बिल्कुल देख सकते हैं एलआईसी के कर्मचारी जो है पूरा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे ये कर्मचारी है और यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखने वाली ये बात है कि सरकार इनकी मांगों को किस प्रकार देखती है। बालाघाट में एक ऐसा क्राइम सामने आया है जिसमें 10 साल का बच्चा जुड़ा हुआ है। 10 साल का बच्चा ऐसा जुड़ा है कि जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है कि उसने अपने ही पापा के अकाउंट से 1,70,000 रुपए पार करवा दी। यह किस तरह का क्राइम है, हम हमारे साथ में टीआई का मौजूद है, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि किस तरह का प्रकार है। देखिए, जो बच्चे गेम के आदी हैं, फ्री फायर खेलने के आदी हैं, जिनके हाथ में मोबाइल कंटिन्यू रहता है, तो उसी टाइप का एक बच्चा है, उसके पास में मोबाइल था और वो मात्र केवल 10 साल का है। और उस बच्चे ने आपका यूट्यूब के माध्यम से
कैसे अकाउंट को यूपीआई वॉलेट जो होते हैं उनसे कैसे लिंक करना और कैसे ट्रांसफ़र करना और कैसे ऑनलाइन गेम परचेस करना, इसी टाइप की सारी चीज़ें सीखी उसने। और सीखने के बाद में वो बच्चे ने उनके फादर के अकाउंट से फिर 1,70,000 रुपये का उनने ऑनलाइन गेम परचेस किया और रिचार्ज किए। सर कुछ राशियाँ इसमें वापस हुई, ऐसी जानकारी कितनी राशि वापस हुई? जो वॉलेट रिचार्ज करने के लिए उन्होंने दिया था उनमें से करीब 65,000 रुपये वापस करवाए हैं। चूँकि जिस तरह से छोटा बच्चा के बावजूद में ये मामला सामने आया, तो अब अपन किस तरह से अपील करेंगे? पुलिस क्या इसको लेकर के आगे मतलब किस तरह की अपना रुख अपनाएगी? देखिए हमारा ये है कि तो जो बच्चों की अभी खैर ऑफलाइन क्लासेस चालू होने लगी हैं, अभी एग्जाम्स हैं और हम लोग बीच में इनको स्कूलों में प्रोग्राम करेंगे जहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हाथ में मोबाइल रहता है और ऑब्वियसली घर में पेरेंट्स बच्चों को चुप करने के लिए या उनको बिजी रखने के लिए जनरली मोबाइल दे देते हैं, तो वो चीज़ें गलत है। उनको खासकर बच्चों के साथ साथ में उनके पेरेंट्स को भी अवेयर करना पड़ेगा ताकि इन चीज़ों से कम बचा जा सके। ये पीएसएफ ने बताया कि बालाघाट में एक पहला ये मामला सामने आया है जो 10 साल का बच्चा क्राइम से जुड़ा हुआ है। 1,70,000 ने एटीएम से इस तरह की राशि का अपना ट्रांजेक्शन करवा दिया और अपने बाबा को शपथ लगाई। छिंदवाड़ा का आशाराम गुरुकुल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल आशाराम गुरुकुल में 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा ने जो है 16 तारीख को सुसाइड का प्रयास किया और 23 तारीख को उसकी जान चली गई। आप इस वक्त देख सकते हैं आशाराम गुरुकुल के बाहर जिस लड़की ने सुसाइड किया उसके परिजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि गुरुकुल के शिक्षकों की प्रताड़ना की वजह से उनकी बेटी ने जो है वो सुसाइड कर लिया। कोतवाली टीआई खुद मौके पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो है मामले को शांत कराने का पूरी तरह प्रयास वो कर रहे हैं। ये गुरुकुल जो है वो लगातार सुर्खियों में बना रहता है क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर बॉयलर फटने की वजह से एक कर्मचारी जो कि बॉयलर सुधारने आया था उसकी मौत हो गई थी और जिसके बाद छिंदवाड़ा पुलिस ने जो है यहाँ के कुछ कर्मचारियों के ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया है। और पुलिस का कहना ये था कि ये जो आशाराम गुरुकुल के अंदर बॉयलर चल रहा था उसकी किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक इजाजत नहीं ली गई थी और उसके बाद जब बॉयलर फटा तो इसमें सीधा दोष जो था वो आशाराम गुरुकुल के कर्मचारियों का था जिनने किसी प्रकार की कोई इजाजत नहीं ली थी। आप देखिए यहाँ पर मामला जो है वो लगातार गर्माता चला जा रहा है। टीआई खुद पहुंचे हुए हैं, तहसीलदार छिंदवाड़ा के आप पहुंच गए हैं और जो यहाँ पर परिजन है बच्ची के जिसने सुसाइड किया है वो लोग उनसे बात कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और उन लोग ये मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से अगर कोई यहाँ दोषी है, अगर ये बात सत्य है कि किसी के प्रताड़ना की वजह से उनकी बेटी ने सुसाइड किया है तो उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया जाए, इनको न्याय दिया जाए। तो लेकर जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस में सत्ता आई और यहाँ पर अब दोगुना संपत्ति कर गया है तो हम यहाँ भाजपा के इस आंदोलन में बात कर रहे हैं। संपत्ति कर को लेकर ये सरकार सत्ता में आई थी, ये सरकार कंगाल है, ये सरकार बेहाल है, ये सरकार जो है वो जनता का शोषण करने वाली सरकार है। जितना सा सरकार के खजाना आता है उससे ज्यादा पैसा बुंदेलखंड के मंत्रियों और किसियों के जेब में जाता है और भ्रष्टाचार के कारण पूरे छत्तीसगढ़ का विकास अवरुद्ध हो गया है और संपत्ति कर के नाम पर लोगों को धमकाया जा रहा है। आधा करने के लिए कहा था, दुगना कर दिया। इन्होंने कहा था यूजर चार्ज बंबई में, दिल्ली में, इंदौर में, भोपाल में रायपुर से कम है, तो क्या ये इंदौर, भोपाल और दिल्ली से भी आगे बढ़ गया? विकास दिखता नहीं है और पास दिखता नहीं है और पैसा वसूली इनकी पूरी तरह चल रही है। यहाँ पर नक्शे पास करवाने के लिए पैसे लिए जाते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ में जनता अब सड़कों पर उतर गई है। अभी तो डहरिया जी के घेराव के लिए निकले, आने वाले समय पर मुख्यमंत्री बनने का घेराव करेंगे। अगले 2 वर्षों बाद क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से मिशन 2023 की तैयारियों में कांग्रेस बीजेपी हुई है और भाजपा बीजेपी हुई है, तो क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार की कहानी लंबी है। फिर अब यह स्थिति बनेगी कि जनता इनको सड़कों पर उतार कर फेंक देगी और भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में लाएगी। तो जैसा ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को जनता उखाड़ कर फेंक देगी और एक बार फिर भाजपा सत्ता में आएगी, संभावना दिखाई दे रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी बैठक हो रही है। सर, एक बड़ी बैठक 2023 की भी रणनीति बनाई जा रही है, इसके साथ ही कैसे संघ और संगठन का समन्वय बने, इसको लेकर भी 2 दिन पहले एक बड़ी बैठक हुई थी, संघ ने ली थी, अब आज एक प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठक, क्या रणनीति देखिए 23 को लेकर भी
और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी में काम करने की संगठन की जो पद्धति है, हमारे संगठन के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है और संगठन के कार्यक्रम समय समय पर होते हैं। अभी समर्पण निधि का कार्यक्रम था जिसके बारे में समीक्षा होगी और आगामी जो भी कार्यक्रम होंगे उनके बारे में जानकारी। सर, इसके साथ ही संघ जो है, संगठन है, सभी मंत्रियों से रिपोर्ट भी मांग रहे हैं किस प्रकार से। तो संगठन को पूरा अधिकार है कि संगठन की सरकार है, पार्टी की सरकार है, तो पूरा अधिकार है कामों की समीक्षा करने का, जानकारी लेने का। वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे मंत्री हो चाहे कोई हो, तो पूरा साफ तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद जो है यहाँ पर कैबिनेट मंत्री और सांसदों की जो है बैठक शुरू होने वाली है और यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे की ये बैठक होगी और संघ ने भी संगठन के साथ बैठक की थी। तमाम फीडबैक जो है 23 के पहले यहाँ पे संगठन से मांगे गए हैं मंत्रियों के और साफ तौर पे एक बड़ी ये बैठक कह सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जो है इस बैठक में शामिल होने अभी संघ कार्यालय से सीधे प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यही कहा है कि जल्द से जल्द जो है सभी छात्रों को अपने देश वापस लाया जाएगा। जो बातचीत है केंद्र सरकार की वो लगातार बीजेपी अब आगे की रणनीति को लेकर चलेगी क्योंकि अब सिर्फ 2 साल बचा है। देखिए, ये तो क्या है कि समर्पण निधि ये वार्षिक कार्यक्रम चलते रहता है निरंतर, पार्टी को सशक्त बनाने के लिए। ये पार्टी भाजपा जो है कार्यकर्ताओं के परिश्रम और कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कुछ समर्पण आता है उसी आधार पे हमारा ये दल चलता है। ये बैठकों के माध्यम से वर्ष भर की कार्य योजना के साथ में ये वर्ष चूंकि पूज्य कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष में समापन पे उनके बताए हुए जो आदर्श हैं, उनका जो कृतित्व और व्यक्तित्व है, उस पर चिंतन मंथन और उनके द्वारा बताए हुए जो आदर्श है, सिद्धांत है, उसके आधार पर आगे हमारे दल की गति होगी। यानी इन बैठकों के माध्यम से भव्य और दिव्य जो है एक भवन का निर्माण हो रहा है जिसमें पूरे देश भर के हमारे कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और ऑफिशियल सारी गतिविधियां वहां से संचालित होगी। इस वर्ष क्योंकि चुनाव का पहले का साल है, ये प्री इलेक्शन ईयर कह सकते हैं इसको, तो ऐसी बीजेपी ने अब जो ग्राउंड पर जनता से ज्यादा जुड़ाव। देखिए क्या है, लगातार अभी बूथ स्तर पे हमारा काम चल रहा है और व्यक्ति व्यक्ति से जुड़ने का ये क्रम चल रहा है। हमारा दल जो है कार्यकर्ता आधारित दल है, कार्यकर्ता ही हमारे दल की ताकत है। तो अभी व्यक्ति सह गतिविधियां बूथ से लेकर और बूथ समितियों के माध्यम से नीचे तक गतिविधियां इन दिनों चल रही हैं।